कार्यक्रम उजाले की ओर में आपका स्वागत है। भाइयों और बहनों, हमारे देश में बेरोज़गारी एक बड़ी समस्या है और अगर रोज़गार को हम केवल नौकरी के रूप में ही देखते हैं तो वाकई में ये बड़ी समस्या है भी। लेकिन अगर हम अपना ही कोई रोज़गार शुरू कर लें और उस रोज़गार को खड़ा करने में कहीं से हमें थोड़ी आर्थिक सहायता मिल जाए तो माननीय प्रधानमंत्री जी की उस भावना को हम साकार कर सकते हैं जिसमें वो कहते हैं कि हमारा युवा नौकरी देने वाला बनना चाहिए, न कि नौकरी मांगने वाला। ये भी एक बड़ा तथ्य है कि हमारे देश में जब तक कुटीर उद्योग थे तब तक ये बेरोज़गारी क्या शब्द होता है ये भी हम नहीं जानते थे। तो आज के इस कार्यक्रम में बात करेंगे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की। इसके लिए हमने दो मेहमानों को हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित किया है, उनका परिचय मैं करा देता हूँ। आप हैं श्री बद्रीलाल जी मीणा साहब, नमस्कार सर। आप पूर्व राज्य निदेशक हैं खादी और ग्रामोद्योग आयोग राजस्थान, और दूसरे विशेषज्ञ के रूप में चिर परिचित हमारे श्री परमानंद जी शर्मा साहब, आप संयुक्त आयुक्त हैं उद्योग और वाणिज्य विभाग राजस्थान सरकार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चूंकि विषय बड़ा ही अच्छा है और गंभीर भी है तो सबसे पहले शर्मा साहब मैं आपके पास ही आना चाहूँगा। और ये जो स्वरोज़गार की बात बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई स्वरोज़गार अपनाना चाहिए, नौकरी देने वाले बनो, नौकरी मांगने वाले मत बनो, तो ये स्वरोज़गार क्या है और कैसे जुड़े इससे? देखिए, जैसे आपने भूमिका में बताया कि हमारा देश एक युवा देश है और लगभग 60% आबादी हमारी युवाओं की है। युवाओं को व्यस्त रखने के लिए एक सकारात्मक काम चाहिए, आय अर्जन का साधन चाहिए। करोड़ों युवा शिक्षा प्राप्त करके आय अर्जन के साधन ढूंढ रहे हैं। ये भी सत्य है कि सरकारों के द्वारा वैतनिक रोजगार सबको दिया जाना संभव नहीं है, इतनी नौकरियां नहीं हैं। निजी क्षेत्र में भी नौकरियां हैं तो सही, लेकिन जितना पोटेंशियल है उसके हिसाब से उत्पन्न नहीं होती। ऐसी स्थिति में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन है कि स्वरोजगार के साधन अपनाएं, क्योंकि जिस हिसाब से देश की आबादी बढ़ रही है और जो आर्थिक प्रगति हो रही है उसमें अच्छे उत्पाद बनाने वाले और अच्छी सेवाएं देने वाले उद्यमियों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उसी के मद्देनज़र यदि कोई अपना काम करने के लिए प्रेरित होते हैं युवा, तो उससे न केवल वो स्वयं रोजगार युक्त होंगे बल्कि अन्य लोगों को भी रोजगार देंगे और इससे इस समस्या का समाधान होगा। और इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार अनेक उपाय निरंतर कर रहे हैं, जिनमें से एक उपाय ये जो योजना जो आपने जिसका जिक्र किया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम या लोकप्रिय रूप से PMEGP इसको बोलते हैं, ये प्रचलन में है। बहुत लंबे समय से योजना है और बहुत ही लोकप्रिय योजना है। और इस योजना से सीधे इसका काम देखा है, लंबे समय तक देख रहे हैं बल्कि हमारे मीणा जी। तो मीणा साहब, ये PMEGP कार्यक्रम क्या है, क्यों लाया गया है, ये क्या भावना है इसके पीछे? PMEGP का कार्यक्रम जो है ये स्वरोजगार के लिए है। और स्वरोजगार छोटे उद्योग लगा के, सूक्ष्म उद्योग लगा के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के लोगों को रोजगार देना और वहाँ पे रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या जिसको आज जानकारी मिली है तो उसको क्या करना चाहिए? आवेदन कहाँ करेगा, क्या दस्तावेज़ लगेंगे, ऑनलाइन करना है, और क्या कोई फीस वगैरह है? आप पूरी जानकारी हमारे भाइयों को दीजिए। इस योजना के लिए PMEGP पोर्टल पे जाके ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन वो आवेदन कर सकता है। उसमें उसका एक फ़ोटो चाहिए दस्तावेजों में, आधार कार्ड चाहिए, जहाँ वो ये परियोजना लगा रहा है वहाँ का प्रूफ चाहिए, उस जिस गांव में लगा रहा है या शहर में लगा रहा है, और इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी वो साथ में लगाएगा। रहा प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात जब आ जाती है तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट करीबन 400 के आसपास KVIC की साइट पे अवेलेबल है। कोई भी PMEGP में आवेदन करने वाला लाभार्थी इसमें डाउनलोड करके
वो परियोजना उसके साथ में संलग्न कर सकता है अपने अनुसार मॉडिफाई करके। तो ये जो आवेदन उसने ऑनलाइन कर दिया, अब वो ऑनलाइन आवेदन करने के बाद कितने दिनों में उसको वहाँ से जवाब आ जाता है कि भाई आपकी स्वीकृत हो गया है? और एक बात और है कि इसमें कितनी राशि तक का उसको लोन ऋण उसको मिल सकता है? इसमें 3 एजेंसियां इसमें काम कर रही है अभी पीएमईजीपी योजना के लिए। एक तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग है, राजस्थान का खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड है, और राजस्थान सरकार का उद्योग और वाणिज्य विभाग ये काम कर रहा है। ये तीनों एजेंसियां शहरी व ग्रामीण क्षेत्र दोनों के लिए बराबर काम कर रही है। कोई भी आवेदन इन तीनों एजेंसियों में कर सकता है। रही बात है कि कितने दिन में ये सैंक्शन हो जाएगी, एजेंसी के पास, तीनों के पास में पर्याप्त मैन पावर है, और इसका जो नियम बना हुआ है कि 5 दिन के अंदर अंदर इंटरेक्शन करके, मतलब अगर कोई आवेदन जो कर रहा है उसमें कोई कमी है तो हमारा जो नोडल अधिकारी है वो उससे डायरेक्ट संपर्क करके उसकी दुरुस्त करके उसको बैंक के पास फॉरवर्ड कर देता है। वो बात रह गई जिसमें मैंने पूछा था कि ऋण कितना तक उपलब्ध हो सकता है? हाँ, ऋण का भी इसमें देखिए क्राइटेरिया फिक्स है। जो मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण में जो 8वीं पास से ज़्यादा है, पढ़ा लिखा है, उसमें 50 लाख रुपए तक का वो आवेदन कर सकता है, परियोजना प्रस्तुत कर सकता है। और सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर में वो 20 लाख रुपए तक का आवेदन कर सकता है। रही बात कि इससे आप पूछेंगे कि इससे कम पढ़े लिखे के लिए क्या होगा, तो कम पढ़ा लिखा भी साक्षर है या कम पढ़ा लिखा है, वो 10 लाख तक का मैन्युफैक्चरिंग के लिए आवेदन या विनिर्माण के क्षेत्र में 10 लाख रुपए के परियोजना वो प्रस्तुत कर सकता है। और सेवा क्षेत्र के लिए वो 5 लाख रुपए तक का प्रस्तुत कर सकता है। ये परियोजना शहरी और ग्रामीण सभी के लिए है। और इसमें बात करें सब्सिडी के प्रावधान की, तो इसमें सब्सिडी के प्रावधान ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में थोड़ा भिन्न है। ग्रामीण क्षेत्र में जनरल पुरुष को छोड़ के सभी के लिए, चाहे वो जनरल महिला हो, माइनॉरिटी हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सभी के लिए 35% सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। और अभी जो आप ये ऋण की बात जो कर रहे थे कि शिक्षा, तो इस आधार केवल शिक्षा ही देखती है सरकार, या उसकी ज़मीन जायदाद की स्थिति क्या है, बैंक स्टेटमेंट कितना क्या है, आर्थिक स्थिति चुका पाएगा कि, क्योंकि बैंक तो ये भी देखेगा नहीं भाई लोन चुकाने की स्थिति है कि नहीं। ये इसके लिए देखिए इसमें भी कुछ पॉइंट, फिक्स स्कोर पॉइंट हाँ जी दिए हुए हैं, और उस स्कोर पॉइंट के अनुसार उसके मिनिमम पॉइंट होना चाहिए, उसी के बाद में उसको हम बैंक फॉरवर्ड करते हैं। मतलब ये सारी बातें भी देखी जाती हैं, शिक्षा के साथ उसका स्कोर भी देखा जाता है। और उसके बाद में मेन काम जो फिर बैंक का हो जाता है कि बैंक उसको स्कोर कार्ड देखने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक देखेगा, और बैंक अगर उसको अप्रूव कर देता है तो फिर नोडल एजेंसी जो केवीआईसी है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग है, वो बैंक रिलीज होने के बाद में, ऋण देने के बाद में उसको डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा, भाई इसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने दे दी है इसको, तो फिर केवीआईसी उसकी सब्सिडी बैंक को सीधा रिलीज कर देता है। चलिए, इससे संबंधित कुछ सवाल और भी हैं, उसकी बात पे भी मैं आऊँगा। शर्मा जी, ये ऋण के अलावा भी कुछ सरकार सहायता करती है या केवल ऋण बांटने का ही काम है? भाई हमारा तो, हम तो आप उद्योग लगाओ बस, हम तो पैसा दे देंगे आपको। देखिए, इस वार्ता को मैं वापस एक कदम पीछे ले जाते हुए ये भी निवेदन करूँगा, जैसे आपने कहा कि कोई युवा व्यक्ति इस योजना का लाभ कैसे ले, तो सबसे पहली बात यह है कि जो व्यक्ति जिस रोजगार को करना चाहता है, स्वरोजगार को, जिस धंधे को करना चाहता है, उसका चुनाव बड़ी सावधानी से करना चाहिए। हर काम हर व्यक्ति नहीं कर सकता। मान लीजिए कोई एक 1000 की आबादी का गांव है, तो क्या वहाँ कोई बड़े कारखाने चल सकते हैं?
वहाँ तो उसकी जहाँ वो कच्चा माल जिस तरह का वहाँ उपलब्ध है, जिस तरह की मांग है, वही काम चल सकते हैं। तो ये बड़ा सावधानी से चुनाव करना चाहिए, क्योंकि बाद में उपक्रम के फेल होने के बहुत चांस होते हैं यदि मान लीजिए काम अच्छा नहीं किया तो। ग्रामीण पृष्ठभूमि में जैसे जितनी भी तरह की फसलें होती हैं, फसल, फल, फूल, मसाले, इन चीज़ों की प्रोसेसिंग का काम जैसे आराम से हो सकता है। कुछ डिमांड बेस्ड काम है, हर एक गांव में आजकल वाहन खूब साथ में, उनकी रिपेयरिंग का काम है, मोबाइल से संबंधित काम है। इस तरह के कई काम ऐसे हैं जो वहाँ पे क्या मांग है उसके आधार पे, तो ये बड़ी सावधानी से चुनना चाहिए। उसी के अनुसार जैसा मीणा साहब ने कहा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के और अपने गांव के नज़दीकतम बैंक से संपर्क करके और इस लोन को करवाना चाहिए। तो ये तो केवल एक ऋण का काम है। देखिए वैसे तो कर्जा लेना कोई अच्छी बात नहीं है, हो सके तो अपने साधन से करना चाहिए, क्योंकि ये चुकाना पड़ता है विद इंटरेस्ट, ब्याज समेत। बिल्कुल। सरकार तो इसमें मान लीजिए 35% या 25% ही तो अनुदान दे रही है, बाकी बचा हुआ तो चुकाना पड़ेगा। चुकाना ही चुकाएंगे तब जब वो फायदे में रहेगा बिजनेस जो है। तो राज्य सरकार की कुछ ऐसी और योजनाएं हैं जिनमें यदि मैन्युफैक्चरिंग का काम कोई व्यक्ति कर रहे हैं, निर्माण का काम यानी फैक्ट्री लगाने का काम, तो वो सुविधाएं मिलती हैं। जैसे उदाहरण के लिए राजस्थान सरकार की एक राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना है। ये अपनी राज्य सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है निवेश को बढ़ावा देने के लिए। उसमें हम लोग कई तरह की छूटें प्रदान कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए अपनी ज़मीन खरीदता है उद्योग लगाने के लिए, तो उसकी रजिस्ट्री पे स्टाम्प ड्यूटी की छूट है। उस भूमि को औद्योगिक भूमि में संपरिवर्तित कराने के लिए, कन्वर्ट कराने के लिए 100% की छूट है, जो चार्जेज हैं उसमें। उसके बाद जब वो फैक्ट्री चल जाती है तो विद्युत शुल्क में 100% की छूट है। उसके अलावा जो GST का पेमेंट करते हैं उसमें वापस अनुदान दे दिया जाता है उसका। तो ये कई सारी छूटें हैं। इसके अलावा यदि वो कोई ISO ISI प्रमाण पत्र वगैरह लेते हैं, उनके लेने पे छूटें हैं। तो उद्योग के संचालन में बहुत तरह के अनुदान सरकार उपलब्ध करवा रही है, ताकि वो जो उपक्रम लगा वो कामयाब हो, उसमें जो लोग रोजगार जिनको मिला है वो निरंतर मिलता रहे, और वो जो संसाधन सृजित हुए हैं उनका सदुपयोग हो। तो सरकार की मंशा तो यही है कि भाई ये रोजगार किसी ने भाई बहन ने लगाया है तो कामयाब हो जी, क्योंकि बेरोजगारी तो तभी मिटेगी अगर कोई फ्लॉप हो गया तो उसको तो फिर बल्कि वो तो समाज में दूसरा संदेश और जाएगा कि यार उसने लगाया तो वो भी नहीं चला। नहीं, उसके अलावा जो दरअसल क्या होता है कि मान लीजिए बैंक का जो पैसा है वो भी राष्ट्रीय संपत्ति है। यदि बैंक का पैसा डूबता है तो वो सबके लिए नुकसानदायक है। उस व्यक्ति का तो इतिहास खराब होता ही है, उसका जो स्कोर है वो गलत हो जाता है, आगे ऋण नहीं मिल पाता। साथ में लेकिन वो जो वसूली नहीं हो पाती वो कहीं न कहीं राष्ट्रीय क्षति है। तो सबका प्रयास ये होता है कि ये उपक्रम कामयाब होना चाहिए। बिल्कुल, समाज में संदेश भी फिर दूसरे तरीके का, और उद्यमी को भी उसी हिसाब से प्रयास करने होते हैं। देखिए कंपटीशन बहुत है, हर जगह सब तरह के लोग विद्यमान हैं, तो उसको सफल बनाने के लिए काफ़ी प्रयासों की ज़रूरत होती है। बल्कि ऐसा कहा भी गया है कि प्रत्येक नए उद्यम को प्रथम 1000 दिन तक बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, लगभग 3 साल तक, और यदि वो उस परीक्षा से निकल जाते हैं तो आगे उसका विस्तार भी कर सकते हैं। बिल्कुल। मीणा जी, एक सवाल और है कि जैसे वो अपन ने आवेदन कर दिया और आपने कहा कि 5 दिन में उसका जवाब आ जाता है, मान लो 10 दिन मान लो कोई छुट्टी चपाटी आ गई बीच में जी, अब उसका जवाब नहीं आता मान लो, या अस्वीकृत हो जाती है योजना, भाई आपकी योजना में फला कमी है, हम आपको ऋण उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, तो क्या कोई रास्ता है? नहीं, वो अस्वीकृत हो जाती है तो जो या जवाब नहीं आता, दोनों के? नहीं, देखिए पहला है कि जवाब नहीं आता, तो जवाब नहीं आने की दशा में यहाँ पे जैसे खादी और ग्राम उद्योग की बात करें तो यहाँ राज्य निदेशक बैठता है, उसके फ़ोन नंबर आजकल सबके वेबसाइट पे पड़े हुए हैं। कमिश्नर उद्योग है, खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड जो राजस्थान सरकार का है उसका सचिव बैठता है, उनसे डायरेक्ट फ़ोन पे संपर्क कर सकता है। या आजकल RTI का ज़माना है, वो RTI से भी मांग सकता है कि मेरा क्यों नहीं आप स्वीकृत कर रहे हो या अस्वीकृत, क्या कारण है कि मेरी रोके, जानने का अधिकार है, जानने का पूरा अधिकार उसको है। दूसरा, अस्वीकृत की बात कर रहे हैं तो अस्वीकृत हो जाती है, तो अस्वीकृत अगर विभाग के लेवल पे होती है, तीनों नोडल एजेंसियां के लेवल पे हो जाती है, तो उसमें या तो कोई कमी रही होगी या वो समय पे, कभी लाभार्थी आवेदन करके भूल जाता है, समय पे जब उसकी
डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं वो भी ऑनलाइन मांगे जाते हैं, ताकि वो बार बार अपना देखता रहे। आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, हर आदमी व्हाट्सएप को 10 मिनट में चेक करता रहता है, तो अपना आवेदन भी वैसे ही चेक कर ले। अगर कोई कमी पूर्ति है तो वो ऑनलाइन ही कमी पूर्ति पूरी कर दे। तो फिर भी अगर कोई कमी की वजह से या उसका मन कर रहा है कि मैं जैसे खादी और ग्राम उद्योग आयोग में आवेदन करा और इसकी पहुंच जिला लेवल पे नहीं उसके समझ में आती है कि वो उद्योग विभाग के पास आवेदन करेगा, तो अपना आवेदन खुद भी अस्वीकृत करा के उद्योग विभाग के पास जिला लेवल पे वो आवेदन कर सकता है। ये पूरा प्रावधान इसमें रखा मतलब ये सुविधा भी है कि उसमें अगर कोई खामी है उस प्रोजेक्ट में जी, ये उसकी परियोजना में, तो उसको ठीक करके वो वापस उसको सबमिट कर सकते, बिल्कुल कर सकता है ना। हाँ। अच्छा शर्मा जी, एक बात और है कि अभी जो आप कह रहे थे ना कि भाई हम सबकी इच्छा रहती है कि प्रोजेक्ट कामयाब हो, सफल हो। असफलता केवल एक कारण से ही होती है, वो है विपणन। कि माल नहीं बिकेगा या माल का पेमेंट टाइम पे नहीं आएगा, या बाज़ार में जो कंपटीशन है जिसकी बात आप भी कर रहे थे कि बाज़ार में माल दूसरी जगह सस्ता मिल रहा है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो कीमत है वो ज़्यादा आ रही है, तो क्या विपणन में भी अपना जो विभाग है वो कोई सहायता करता है हाँ, माल की बेचा? हाँ जी, ये आपने सही कहा। विपणन ही काफ़ी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उत्पादन के समस्त साधन को अपनाकर और यदि पूंजी मिल गई है तो उत्पादन तो कितना ही कर लीजिए, उसको बाजार में बेचना प्लस उसको बेचे हुए पैसे वसूल करना, हाँ। ये वाकई एक चुनौती है। तो विपणन में तो देखिए वैसे तो खुली अर्थव्यवस्था है, सबको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के आधार पे अपना बेस बनाना है। सरकारें ज़रूर इसमें कुछ सहायताएं कर रही हैं, जैसे उदाहरण के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जितने विभाग हैं वो बहुत बड़े उपभोक्ता हैं। तो उनमें ये ऐसा नियम बनाया हुआ है कि कुछ प्रतिशत मात्रा में राज्य की एमएसएमई इकाइयों से ही सामान खरीदना है। तो उस टेंडर में यदि एमएसएमई इकाई अपना टेंडर भरती है और उनकी क्वालिटी बड़ी इकाइयों के उत्पाद जितनी ही है तो पहली प्राथमिकता उनको मिलेगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है जो राष्ट्रीय स्तरीय या राज्य स्तर के जो मेले प्रदर्शनियाँ लगती हैं, एग्जीबिशंस, उसमें वो अपनी स्टॉल लगाते हैं, तो उनको विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्टॉल के किराए में अनुदान मिलता है, आने जाने का किराया भाड़ा मिलता है। वो अलग अलग योजनाएं हैं। अभी जैसे अपने हमारे राजस्थान सरकार ने 4 नई पॉलिसियां घोषित की हैं। एक है एक जिला एक उत्पाद पॉलिसी, राजस्थान निर्यात संवर्धन पॉलिसी, एमएसएमई पॉलिसी। तो इन पॉलिसियों के दायरे में जो उद्यमी आते हैं वो यदि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उत्सवों में मेलों में भाग लेंगे तो हम उनको पैसे उपलब्ध करवाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो बात आपने की है, मतलब निर्यात की बात एक तरह से आपने कर दी है, तो निर्यात में जो मूलभूत उसके दस्तावेज चाहिए, कागज़ चाहिए या प्रक्रिया है, उसमें वो भी हम उद्योग विभाग की तरफ से निर्यात दस्तावेजीकरण का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं विभिन्न जिलों में, समय समय पे उसका विज्ञापन देते हैं। तो जो डोमेस्टिक मार्केट में जो लोग सामान बेच रहे हैं उनको यदि निर्यातक बनना है तो वो कार्यक्रम अटेंड कर सकते हैं। वैसे ऑनलाइन भी बहुत सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं और यहाँ पे राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद बनी हुई है उद्योग विभाग की, उसमें यही काम केवल किया जाता है कि निर्यात को कैसे बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा जैसे बाज़ार में जो पैसा नहीं आ रहा, पेमेंट नहीं आ रहा एमएसएमई इकाई का, तो उसके लिए भी एक व्यवस्था भारत सरकार के नियमों के तहत की हुई है। एक लघु उद्योग की फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई हुई है। अच्छा। जिसमें एक वाद दायर कर सकते हैं कि साहब मैंने अपना सामान फलाने को बेचा था, उसके ये सबूत हैं और ये मुझे पेमेंट नहीं दे रहा। तो वो एक तरह से अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में वहाँ मुकदमा चलता है और जो क्रेता है उसको बुलाया जाता है कि भाई आप इनका पेमेंट दीजिए, अन्यथा आप पे 18% ब्याज की दर से ब्याज लगा करके ये वसूली होगी। और उसका लगभग 6 महीने में फैसला आ जाता है, दोनों पक्ष अपने अपना तर्क रखते हैं। तो पैसा वसूलने के लिए सरकार इस तरीके से भी सहायता कर रही है। इसमें काफ़ी सफलता मिली है और अपने राजस्थान में पिछले 3-4 सालों में बहुत ही बढ़िया इसमें लोगों की वसूलियाँ हुई हैं। तो एक वातावरण ऐसा तैयार हुआ है कि जिसका से हम सामान खरीदते हैं उसका पेमेंट समय पे करें। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के विभाग भी उसके दायरे में आते हैं, जैसे हमारा विद्युत विभाग है, रेलवेज है, जलदाय विभाग है, पुलिस है, ये काफ़ी बड़ी मात्रा में क्रेता हैं। तो ये भी यदि डिले करते हैं तो उसमें आते हैं और उनको समय पे भुगतान होता है। अच्छा मीणा जी, ये मार्जिन राशि
में क्या इसका क्या प्रावधान है? देखिए मार्जिन राशि से पहले मैं शर्मा जी बता रहे थे अभी कि विपणन की बात कर रहे थे। तो विपणन में जैसे आपने बताया कि प्रदर्शनियाँ लगाते हैं, वास्तव में खादी और ग्रामोद्योग आयोग प्रदर्शनियाँ लगाता है हर साल कम से कम। जैसे राज्य में राजस्थान खादी बोर्ड और खादी आयोग 8 से 10 के आसपास प्रदर्शनियाँ लगाते हैं। दूसरा बात रहा है कि जैसे मिलिट्री की कैंटीन है, जितने भी मिलिट्री की जैसे CRPF है, BSF है, राजस्थान में कम से कम 10 करोड़ रुपए के आसपास राजस्थान से मेरे कार्यकाल के दौरान इतना मस्टर्ड ऑयल इनको सप्लाई होता था यहाँ से। अच्छा। तो इंडिया के अंदर मतलब राजस्थान पहले नंबर में था कि मिलिट्री को PMEGP इकाई, जो इस कार्यक्रम के जो चल रहा है आज बात कर रहे हैं हम, इस कार्यक्रम में PMEGP यूनिट जो लगा रहा है और उसका जो उत्पादन हो रहा है, तो ये चीज़ हम उनको सप्लाई करते थे। मिलिट्री कैंटीन को आटा तक सप्लाई होता था। तो इस तरह से बड़े बड़े जो इसके परचेज करने वाले हैं उनसे भी हम संपर्क करें, और दिल्ली लेवल में जो हमारे खादी ग्राम उद्योग आयोग के जो आउटलेट है, राजस्थान में खादी संस्थाएं हैं, उन खादी संस्थाओं का आउटलेट बना हुआ है, उन पे भी ये PMEGP के उत्पाद वो बेच सकता, रख सकता है। ये हमने प्रावधान कर रखा था जी। तो ये बहुत अच्छा प्रयास कर रखा है विपणन का भी। तो इसलिए इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई इकाई लगा के कि मैं बेचूं कहाँ, तो ये उसका पूरा प्रावधान रखा हुआ है। अब जब रहा मार्जिन मनी की बात, देखिए मार्जिन मनी और स्वयं का अंशदान, ये दो तरह के इसमें है। मार्जिन मनी को हम एक सब्सिडी के रूप में भी लेते हैं। स्वयं का अंशदान जो परियोजना की लागत है, उस परियोजना की लागत का सामान्य श्रेणी की बात करें तो सामान्य श्रेणी वाला 10% अंशदान उसमें देगा। अच्छा। और सामान्य श्रेणी के अलावा, सामान्य श्रेणी की अलावा भी विशेष श्रेणी बनाई हुई है। जैसे सामान्य श्रेणी का जो व्यक्ति है बॉर्डर एरिया पे रहता है या पहाड़ी एरिया पे रहता है, उसको 5% स्वयं का अंशदान देना पड़ेगा। तो इसमें उसकी यूनिट की कहाँ लगाया जाता है उसके अनुसार इसका फ्लेक्सिबल स्कीम है। तो ये नहीं है कि एक बहुत रिजिड कठोर तरीके से भाई 10% ही देना, नहीं। वो बॉर्डर एरिया पे रहता है या पहाड़ी एरिया पे रहता है तो उसको जैसे विशेष श्रेणी दी हुई है ST, SC, OBC, माइनॉरिटी या महिला, उसी के तरह से उसको भी ये छूट का प्रावधान मिलेगा। अच्छा, एक सवाल और है कि ये ऋण मान लो ले लिया है और वो चुकाना भी चाह रहा है, पर कोई घटना दुर्घटना ऐसी हो गई है या परिवार में कोई ऐसी बात हो गई है कि वो ऋण उस समय में नहीं चुका पाएगा, थोड़ा समय उसको चाहिए, या बहुत कोई ऐसी बात हो गई, तो क्या विभाग उसमें भी कुछ, क्योंकि देखिए ये तो मानवता के नज़रिए से भी क्या विभाग देखता है, या नहीं तो वो तो आ जाएगा कि लाओ हमारा ऋण तो भाई आपने पैसा लिया दो, और उसकी स्थिति नहीं है, वो दिख भी रहा है। अगर नहीं विभाग तो देखिए मेरा इसमें निवेदन ये है कि विभाग यानी जैसे KVIC है वो केंद्र सरकार का अंग है, हमारा जो उद्योग विभाग है वो राज्य सरकार का है। हमारी मुख्य भूमिका तो अनुदान उपलब्ध करवाने में, बाकी जो पैसा ऋण दिया वो एक तरह से ऋणदाता जो बैंक है उसके और ऋणी के मध्य एक समझौता है, एक करार है, उनको पैसा लिया चुकाना है। तो बैंकों के अपने नियम बने हुए हैं कि किसी स्थिति में मान लीजिए व्यक्ति नहीं चुका पा रहा है तो उनका जो कोई वन टाइम सेटलमेंट का जो सिस्टम होगा कि भाई उनसे निगोशिएट किया कि आपकी जो या तो भाई जो संपत्तियां उनसे सृजित हुई उनका फिर बेचान करके कुछ पैसा मिले, या वो कोई सेटलमेंट करके कुछ कम पैसे पे वो नहीं, वो समय और चाहे, मान लो आप समय और चाहे तो वो जो वित्तीय संस्थान है ना बैंक, उनके जो नियम बने हुए उसी के तहत होगा। इसमें सरकार की भूमिका नहीं रहेगी। हाँ। अच्छा, कुछ काम ऐसे भी हैं जो हमारी सूची में जिनके लिए ऋण या नहीं उसको दिया जाता है, निषिद्ध कार्य जिसको बोलते हैं,
हाँ, वो 5-6 काम हैं ऐसे, हाँ। जैसे कोई नशे से संबंधित काम है, प्लास्टिक से संबंधित कुछ काम है, मांस से संबंधित कुछ इकाई है, इस तरह के 5-4 वैसे बहुत बड़ी सूची नहीं है। जितने सामान्य रूप से काम हो सकते हैं वो सब तो अलाउड हैं जी। बहुत ही कम काम ऐसे हैं जो नए की श्रेणी में है, वो कुछ इस तरह के हैं जिससे सामाजिक दुष्प्रभाव जी, पड़ता जिनको हो, हम तो ऐसे उस श्रेणी में मानते हैं कि भाई समाज में ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। जो मार्केटिंग का एक इशू था उसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे अब पिछले 5-7 साल से आपको पता है कि ऑनलाइन मार्केटिंग का टाइम खूब आ गया। जितने ये अमेज़ोन वगैरह ये जितने जो भी हैं, उपक्रम हैं इन पे लोग अपने उत्पादों का प्रचार खूब करते हैं। तो अभी राजस्थान सरकार में हमने एक अभिनव प्रयास करते हुए हमारी जितनी नई पॉलिसी आ रही हैं उनमें हम ई कॉमर्स या ई मार्केटिंग के लिए भी अनुदान देंगे। अच्छा। हम प्रयास ये करेंगे कि ये छोटे जो उत्पादक हैं ये अपनी खुद की वेबसाइट बनाते हैं या ये जो कॉमर्शियल पोर्टल्स हैं उनसे भी इन पे प्रचार प्रसार करते हैं, तो इनको शुरुआती जो खर्चा लगता है वो सारा हम दें ताकि ये उस रेस में पिछड़े नहीं। चलिए, आप दोनों मेहमान हमारे कार्यक्रम में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत अच्छी उपयोगी जानकारी दी और मुझे पूरा विश्वास है कि इस जानकारी से हमारे देश के, राजस्थान के और हमारे गांव कस्बे के युवा खासकर प्रभावित होंगे और इससे सीख लेके अपना कोई उद्यम स्थापित करेंगे। और वो दिन भी आएगा जब ऐसे बड़े उद्यमी का यहाँ आपकी ही इसी सीट पर बैठा के हम उसका इंटरव्यू कर रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज की गुजाली की ओर कार्यक्रम का समय यहीं पे समाप्त हो रहा है। नमस्ते।